शिव किसी फिल्मी हीरो की तरह कार से उतरा और बाहर निकलते ही उसकी मैनेजर और शिव की असिस्टेंट प्रीति आज की मीटिंग की फाइल शिव के पास ले आई। शिव ने सबसे पहले मैनेजर नीलेश से पूछा कि क्या आज की मीटिंग के लिए सब कुछ तैयार है। मैनेजर नीलेश बोला, आप चिंता मत करो सर, सब कुछ तैयार है। इतना कहकर मैनेजर नीलेश ने प्रीति को बुलाया और मीटिंग की फाइल शिव को देने को कहा। शिव ने प्रीति से फाइल ली और ऑफिस के अंदर आ गया। जब वह अपने केबिन की ओर जा रहा था तो उसने मीटिंग की फाइल को ध्यान से चेक किया। शिव ने जब मीटिंग की फाइल को ध्यान से चेक किया तो उसे गुस्सा आ गया और उसने मैनेजर नीलेश और प्रीति को बुलाया। मैनेजर नाइल्स प्रीति के साथ जल्दी से आया और शिव सर से बोला, सर आप हमें बुला रहे थे। शिव क्रोधित हो गया और उसने फाइल मैनेजर पर फेंक दी और मैनेजर से बोला, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप अच्छी तरह जानते थे कि ये मीटिंग मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, फिर भी आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। मैनेजर नाइल्स ने घबराते हुए शिव सर से पूछा, आप इतने क्रोधित क्यों हुए? सर, क्या हमने कुछ गलत किया? और अगर किया है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। सर, आपने कहा कि हमने कुछ गलत किया है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। मैनेजर ने कहा कि सिर्फ बातचीत करने से सब ठीक नहीं होगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ये फाइल तैयार है, फिर मैं तय करूंगा कि उसे क्या सजा देनी है। सर की बातें सुनकर मैनेजर नीलेश शिव एकदम से ठंडे पड़ गए। वो समझ रहे थे कि मीटिंग में किसी ने गड़बड़ कर दी है, इसलिए सर इतना क्रोधित हो रहे थे। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है गलती? तभी मैनेजर नीलेश का ख्याल प्रीति के दिमाग में आया। पिछली बार जब प्रीति के पास ये फाइल थी, इसका मतलब ये था कि अगर किसी ने कुछ किया होगा तो प्रीति को पता चल जाएगा। तो बिना देर किए उसने प्रीति से पूछा, अगर फाइल तुम्हारे पास थी तो तुम्हें फाइल में हुई गड़बड़ी के बारे में कैसे पता नहीं चला? सर की आज इतनी जरूरी मीटिंग है, फिर भी तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? मुझे आज तुम्हारी कितनी बातें सुननी पड़ेंगी। चुपचाप सर के सामने अपनी गलती स्वीकार करो और मुझे बताओ कि ऐसी गलती कैसे हुई और तब तुम क्या कर रहे थे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शिव इतनी देर से मैनेजर नीलेश की बकवास सुन रहा था और अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और शिव ने कहा, मैनेजर नीलेश, अपने गलत लोगों को दोष देना बंद मत करो वरना मैं तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दूंगा। शिव सर की बातें सुनकर मैनेजर नीलेश एकदम चुप हो गया और फिर कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब शिव ने देखा कि वो उसकी बात समझ गया है तो शिव ने प्रीति से कहा कि इसके बाद ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है, मैं और कोई गलती नहीं देखना चाहता और इसके बाद अगर कोई ऐसी गलती करता है तो उसे ये कंपनी छोड़नी पड़ेगी। शिव ने प्रीति से कहा कि जल्दी से जल्दी ये फाइल तैयार कर मेरे केबिन में ले आओ। अब फाइल को सही होने दो। प्रीति सर ने शिव से कहा कि ठीक है, मैं फाइल तैयार कर तुम्हारे केबिन में ले आता हूं। फिर शिव अपने केबिन में चला गया। प्रीति बहुत देर से डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि आज उसका इस ऑफिस में आखिरी दिन है, लेकिन वो हैरान थी कि उनके CEO का फैसला सही था। प्रीति मन ही मन सोचने लगी, क्या कोई ऐसे गुस्सैल इंसान से प्यार कर सकता है? मुझे पता है हमारे CEO बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनका गुस्सा इतना ज्यादा है कि कोई भी लड़की उनसे दूर रहना पसंद करेगी, क्योंकि हमारे CEO किसी भी लड़की से ठीक से बात नहीं कर पाते और हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं, और अगर कोई लड़की उनसे बात करना चाहती है तो वो उस पर ध्यान नहीं देते और बस अपने काम में लगे रहते हैं। ऐसे इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा जो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है और किसी की भावनाओं को समझना नहीं चाहता और छोटी छोटी बातों पर उनसे गुस्सा हो जाता है। पूरी दुनिया में इतनी धैर्यवान लड़की कोई नहीं है।
हमारे ऑफिस में कई लड़कियों ने शिव सर को ट्राई किया है, लेकिन आज तक कोई भी सफल नहीं हुई। कोई भी लड़की काम छोड़कर सर के केबिन में कोई और पर्सनल बात करने नहीं गई। शिव सर ने उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया। तब से ऑफिस से कोई भी सर के पास व्यक्तिगत अनुरोध करने नहीं गया। मैंने सोचा कि अगर मैं सर के साथ रहूंगी तो शायद एक दिन वह मुझे नोटिस करेंगे, लेकिन मैं गलत थी। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, शिव सर कभी भी अपना काम नहीं छोड़ेंगे और किसी लड़की को नहीं देखेंगे। ऐसी कोई लड़की नहीं है जो शिव सर जैसे आदमी को अपने ऊपर बैठने के लिए मजबूर कर सके और शिव सर को अपनी ओर देखने के लिए मजबूर कर सके। पटना इस शहर में कई खूबसूरत मंदिर और घाट हैं। जब मंदिर में शाम की आरती की जाती है तो दृश्य इतना सुंदर होता है कि मैं इसे शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता। मंदिर के अंदर से आरती की आवाज आ रही है। कई लोग भगवान के सामने खड़े हैं और आरती खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। बुढ़िया ने बहुत प्रयास किया, फिर भीड़ में धक्का खाकर गिरने लगी। तभी भीड़ में से एक लड़की निकली और बुढ़िया को पकड़ लिया, उसे गिरने नहीं दिया। फिर मंदिर में प्रवेश किया और भगवान के दर्शन कराने में उसकी मदद की। भगवान के दर्शन करने के बाद बुढ़िया ने लड़की को धन्यवाद दिया और मदद करने के लिए आशीर्वाद दिया। फिर जब लड़की जाने वाली थी तो बुढ़िया ने उसे बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़की ने थोड़ा मुस्कुराते हुए बुढ़िया से कहा, पार्वती। पार्वती के बारे में एक बात और बता दूं, पटना में ऐसी कोई दयालु लड़की नहीं है। लड़की हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने के लिए आगे आती है और इसके लिए पार्वती को कई लोगों से अलग अलग बातें सुननी पड़ती हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी बिना स्वार्थ के किसी की मदद नहीं करता है और जब तक उसका अपना फायदा होता है। लेकिन इससे डरने की कोई वजह नहीं है। जैसे दुनिया में बुरे लोग हैं, वैसे ही हमारी कहानी में पार्वती जैसे कुछ अच्छे लोग भी। शिव भी पहले पार्वती की तरह कोमल हृदय वाले व्यक्ति थे, लेकिन बचपन में शिव के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण अब शिव का व्यक्तित्व ऐसा हो गया है। पार्वती एक साधारण परिवार की साधारण लड़की है। वह अपनी माँ और बहन के साथ अपनी मौसी के घर में रहती है। पार्वती की मौसी उनसे दिन में कम से कम एक बार किसी विषय पर बात करती है। पार्वती के पिता ने पार्वती की माँ को घर से निकाल दिया। फिर पार्वती का परिवार यहाँ पटना में अपनी मौसी के घर आ गया। जब पार्वती की माँ यहाँ पटना आई तब पार्वती बहुत छोटी थी और पार्वती की छोटी बहन उसकी माँ के गर्भ में थी। पार्वती ने अपनी माँ को बहुत कष्ट सहते देखा, इसलिए उसने फैसला किया कि जब वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी तो वह काम करेगी और अपनी माँ के सभी कष्ट दूर करेगी। इसलिए पार्वती ने बहुत कष्ट सहे हैं। आज पार्वती की ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है। इस बार बस एक अच्छी कंपनी में जाकर जॉब के लिए इंटरव्यू देना बाकी है। फिर वह अपनी माँ को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी। पार्वती के रिजल्ट वाले दिन पार्वती की मौसी ने पार्वती की माँ से कहा, देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी बेटी इस जन्म में पास नहीं हो पाएगी। पार्वती की माँ यह सुनकर थोड़ी हैरान हुई। पार्वती की माँ बोली, लेकिन क्यों दीदी, मेरी बेटी पास नहीं हो पाएगी? क्यों? पार्वती की मौसी बोली, शायद तुम्हें पता नहीं कि आजकल लोग अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी जैसी कोई सिर्फ किताबें पढ़कर परीक्षा पास कर पाएगी? आजकल बिना पैसे खर्च किए कोई भी अच्छे नंबरों से पास नहीं हो सकता। इसीलिए तुम्हारी बेटी चाहे कितने भी अच्छे नंबर लाने की कोशिश कर ले, वह बिल्कुल भी पास नहीं हो पाएगी। पार्वती की मौसी को नहीं पता था कि पार्वती बाहर खड़ी होकर उसकी सारी बातें सुन रही थी। ये शब्द सुनकर पार्वती अब खुद पर काबू नहीं रख पाई और बोली, पार्वती अपनी मौसी से कहेगी कि आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल गलत है। जो लोग पैसे देकर अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, हमारी साथी सरकार ऐसी बिल्कुल नहीं है।
यहाँ लड़कियों की पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। मौसी, मुझे कोई अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। पार्वती की मौसी ने पार्वती से कहा कि नौकरी तो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम पास हो जाओगी, और इसके साथ तुम्हें कुछ चेहरा भी दिखाना चाहिए। पार्वती की मौसी ने पार्वती से कहा कि जितना बड़ा चेहरा उतनी बड़ी बात, पहले पास हो जाओ फिर बड़ी बड़ी बातें करना। जवाब में पार्वती ने अपनी मौसी से कहा, देखिए मौसी, मैं पास हो गई हूँ। यह सुनकर पार्वती की मौसी फूट फूट कर रोने लगी। पार्वती की मौसी ने खुद को संभाला और पार्वती के हाथ से उसकी मार्कशीट ले ली। वो हैरान हो गई। पार्वती न सिर्फ पास हुई बल्कि उसने पहला स्थान भी हासिल किया। पार्वती अपनी माँ के पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, माँ, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं 2-3 दिन में मुंबई जाऊंगी और वहाँ सबसे बड़ी कंपनी में काम करूंगी। फिर मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को बहुत जल्द अपने पास ले आऊंगी। फिर तुम्हें और तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। दूसरी तरफ पार्वती की मौसी अंदर ही अंदर बहुत नाराज है और अपने मन का सारा नाटक बता रही है। पार्वती की मौसी ने पार्वती की माँ से कहा, देखो दीदी, तुम्हारी बेटी पहले ही बहुत ज्यादा काम कर रही है। क्या तुम्हें लगता है कि शहर में नौकरी पाना इतना आसान है? और शायद तुम्हें यह पता नहीं है, आजकल कोई भी अपनी बेटियों को शहर में अकेला नहीं छोड़ता। पार्वती की माँ ने पूछा, लेकिन तुमने न्यूज़ में क्यों नहीं देखा दीदी कि आजकल लड़कियां लाल कपड़े पहनकर शहर में घूम रही हैं? पार्वती की माँ ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम्हारा क्या मतलब है? दीदी, मुझे साफ साफ बताओ। पार्वती की मौसी बोली, मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या तुम हमारे सभ्य परिवार की बेटी को ऐसी जगह भेजने जा रही हो जहां लड़कियां हमेशा छोटे कपड़े पहनकर घूमती हैं और सारी रात लड़कों के साथ घूमती हैं और बदतमीजी से पेश आती हैं? मौसी की ये बातें सुनकर पार्वती की माँ को यकीन नहीं हुआ। इसलिए उसकी माँ अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच रही है। उसने खरगोश की मौसी से कहा, सोचो बहन, क्या तुम अपनी बेटी को ऐसी जगह भेजना चाहती हो? पार्वती की माँ समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। अपनी बहन के मुंह से ये शब्द सुनकर वो समझ नहीं पा रही थी कि अपनी बहन को क्या जवाब दे। तभी उसकी बेटी पार्वती आई और अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोली कि वो अपनी बेटी पर कभी भी अविश्वास न करे। उसकी बेटी कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उसकी माँ का सबके सामने अनादर हो। और इसी के साथ पार्वती ने अपनी माँ से ये भी कहा, माँ, आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ काम के लिए शहर जा रही हूँ। मैं सिर्फ काम करूँगी और आजकल की लड़कियों की तरह नहीं बनूंगी। जैसी हूँ वैसी ही रहना। माँ, सिर्फ आप मुझ पर भरोसा रखो। मैं वादा करती हूँ, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पार्वती की बातें सुनकर उसकी माँ थोड़ी शांत हुई, क्योंकि वो दिल ही दिल में जानती थी कि उसकी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। तब पार्वती की माँ ने अपनी बहन से कहा, दीदी, आप सब सुन सकती हो। मुझे लगता है आपको मेरी बेटी के उसके शहर जाने से कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद पार्वती की मौसी बिना कुछ बोले चली गई। आज पार्वती की माँ ये जानकर बहुत खुश है कि उसकी बेटी उससे कितना प्यार करती है। उसके बाद पार्वती के उसके शहर जाने के बारे में कोई नहीं पूछता। पार्वती आज ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हो रही है। मुंबई शहर जाकर पार्वती का क्या होने वाला है? क्या उसका सपना पूरा नहीं होगा? क्या उसकी किस्मत उसे एक और कहानी पूरी करने के लिए कहीं और ले जाएगी? पार्वती मुंबई स्टेशन से बाहर आई और सबसे पहले टैक्सी करके अपनी सहेली के घर गई। तब पार्वती की सहेली टीना ने पार्वती को अपने परिवार से मिलवाया। टीना ने सबसे पहले पार्वती को अपने माता पिता से मिलवाया। फिर उसकी मुलाकात उसकी छोटी बहन त्रिशा से हुई। फिर पार्वती ने अपनी सहेली की छोटी बहन से खूब बातें की।
कुछ ही समय में उन दोनों में अच्छा माहौल बनने लगा। तब जब पार्वती ने अपनी सहेली टीना से कहा, टीना तुम्हारा परिवार बहुत प्यारा है, मुझे ये बहुत पसंद है। अगर मुझे पहले पता होता कि पार्वती यहाँ आकर मेरे भाई के बारे में पूछेगी तो मैं उसे अपने भाई के बारे में कभी नहीं बताता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा भाई कैसी लड़की है। वो एक हवसी भाई है जो हमेशा अपने बेरोजगार दोस्तों के साथ घूमता रहता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? पार्वती को क्या बताना चाहिए? मेरा भाई एक नंबर का लड़की वाला, जब भी कोई लड़की देखता है तो उनके पीछे पड़ जाता है। अगर मैंने ये कहा तो पार्वती हमारा घर छोड़कर चली जाएगी। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मुझे अपने भाई के पास जाना है और विनती करनी है कि जब तक मेरी प्रेमिका हमारे घर में है वो किसी भी तरह का उत्पात ना करे, ताकि पार्वती यहाँ अपना समय खुशी खुशी बिता सके। मेरी प्रेमिका पार्वती के लिए मैं इतना ही कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ का मामला संभालना है। जब पार्वती ने टीना से दोबारा उसके भाई के बारे में पूछा तो टीना का कल्पना नगर बिखर गया। वह वर्तमान में आई और फिर पार्वती से बोली, हाँ भाई, तुम क्या कह रहे हो? तुमने मेरी बात नहीं सुनी। कौन जाने तुम क्या सोच रहे थे। मैं तुमसे बहुत देर से तुम्हारे भाई के बारे में पूछ रही हूँ, और इस बीच कौन जाने तुम क्या सोच रहे थे। तुम इतने समय तक क्या सोचते रहे? यह सुनकर टीना पार्वती से बोली, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। तुम मेरे भाई के बारे में पूछ रही थी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि गांव में आम भाइयों जैसा ही माहौल है। और क्या जानना चाहती हो? नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं कर रही। वह अभी कहाँ है? तुम उससे अभी तक नहीं मिली हो। दरअसल तुमने क्या कहा? मेरा भाई अभी घर पर नहीं है, वह अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ है। जब वह घर लौटेगा तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूंगी। तुम लंबी यात्रा करके आई हो, चलो कमरे में चलते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। फिर हम दोनों दोस्त आपस में बातें करेंगे। एक तरफ पार्वती मुंबई पहुंच चुकी है, जहां उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, और दूसरी तरफ हमारे बिजनेसमैन शिव, जिनकी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव आने वाला है। देखते रहिए क्या होने वाला है। हर दिन की तरह हमारे शिव सबसे पहले ऑफिस पहुंच गए हैं, और हर दिन की तरह उनके सिक्योरिटी वाले उन्हें डांटने लगे हैं। शिव अपने असिस्टेंट को डांट रहे हैं क्योंकि वह उनके पास फाइल 1 मिनट देरी से लेकर आए थे, क्योंकि आज हमारे शिव किसी नए व्यक्ति को अपना निजी सहायक नियुक्त करने जा रहा है। फाइल में उन सभी लोगों का विवरण था जो आज यहां साक्षात्कार के लिए आने वाले हैं। उसने अपने पुराने सहायक से उनका विवरण लाने को कहा, लेकिन वह 1 मिनट देर से आया, इसीलिए शिव आज उससे नाराज है। शिव का पुराना सहायक आज के साक्षात्कार के बाद उसके निजी सहायक का काम नहीं कर पाएगा, उसे किसी और नौकरी में लगा दिया जाएगा। लेकिन शिव का पुराना सहायक अपने निजी सहायक की नौकरी नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए वह आज देर से आया है। वह फाइल सौंपने की योजना बना रहा था, क्योंकि वह जानता था कि वह कभी कोई काम देर से नहीं करेगा, और समय भी सही था। इसलिए उसने सोचा कि अगर वह आज फाइल थोड़ी देर से लाया तो हो सकता है कि उसका बॉस मीटिंग रद्द कर दे या अपनी किसी दूसरी मीटिंग में चला जाए। आज उसके विचार उलट गए, और 1 मिनट देर से आने के बाद भी फाइल सौंप दी गई। उसने फाइल अपने सहायक से ले ली। कौन जानता है कि आज सर को क्या हुआ। एक तरफ हमारा शिव मीटिंग के लिए तैयार होने अपने ऑफिस रूम में जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारी पार्वती अपने कमरे में बैठकर अपनी सहेली से बातें कर रही है। हमारी पार्वती की सहेली टीना अभी भी टेंशन में है। वो हमेशा यही सोच रही है कि उसका नालिक भाई कब घर में प्रवेश करेगा।
टीना बार बार पहाड़ों को छोड़कर अपने भाई का ख्याल रखने के बारे में सोच रही है, लेकिन वो अपनी सहेली को यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहती। आखिर में टीना पार्वती से कहती है, भैया अगर आपने थोड़ा आराम नहीं किया तो कल इंटरव्यू देने कैसे जाओगे, और आपको तो वैसे भी इंटरव्यू के लिए तैयार होना है। पार्वती टीना से कहती है, ठीक है, लेकिन कल जब मेरा इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तब हम घूमने चलेंगे, ठीक है? तुम मुझे मुंबई शहर घुमाओगी, ठीक है? कल मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा, अब तुम आराम करो, मैं आती हूँ। पार्वती जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। पार्वती आज टीना का अजीब व्यवहार देखकर थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि उसे बार बार लग रहा था कि टीना उससे कुछ छुपा रही है। पार्वती को ऐसा महसूस हुआ, लेकिन उसने टीना से कुछ नहीं पूछा। जैसे ही टीना पार्वती कमरे से बाहर गई, वह कमरे से बाहर आई और अपने भाई के प्रिय मित्र अजय को आवाज लगाई। फिर उससे पूछा कि उसका भाई अभी कहाँ है। अजय थोड़ा हैरान हुआ और पूछा, तुम अचानक अपने भाई को ढूंढ रही हो क्या? आज सूरज पश्चिम से निकला है। टीना थोड़ा गुस्से में आई, बोली, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे अपने भाई की परवाह नहीं है। अजय ने टीना से कहा, नहीं नहीं, मैं यह नहीं कह रहा, मैं यह कह रहा हूँ तुम कभी अपने भाई को फोन नहीं करती हो। इतने अचानक जब तुम अपने सामने फोन करके अपने भाई के बारे में पूछती हो तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, इसलिए मेरा चेहरा मुझे अच्छे से पता है कि टीना ने अजय से क्या कहा था। एक काम करो, मेरा फोन उसे दे दो। पर मेरे ये कहने से पहले ही टीना ने अजय को धमकाते हुए कहा, अगर तुमने अभी मेरा फोन मेरे भाई को नहीं दिया तो मैं वहां आकर देखूंगी कि मैं तुम्हारा क्या करूंगी। टीना की बातें सुनकर अजय डर गया और जल्दी से अपने दोस्त के पास भागा, क्योंकि अब वो अपनी जान बचा सकता था। अजय जल्दी से वहां पहुंचा जहां उसका दोस्त गेम खेल रहा था और फिर उसे सारी बात बताई। अजय की बातें सुनकर टीना के भाई राज ने अजय को सांत्वना देते हुए कहा, आराम करो भाई, आराम करो, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? तुम मेरी बहन को बचपन से जानते हो और वो कैसी इंसान है। जब वो परेशान होती है या उसे कोई काम होता है तो हर बार जब मैं तुम्हारे घर आती हूँ तो ऐसे टेंशन मत लेना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम मुझे फोन दे दो। अजय ने आज फोन दिया और फिर राज ने कहा, मेरे प्यारे दीदी, अगर आज अचानक मेरी याद आई है तो आप जानती ही हैं कि मैं अभी व्यस्त हूँ और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए जल्दी से मुद्दे पर आइए, आप मुझसे क्या चाहती हैं? अपने भाई की बातें सुनकर टीना को और भी गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में राज से कहती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप इतने महान काम में व्यस्त हैं। आप छोटे छोटे ड्रेस पहनकर कॉलेज की लड़कियों के साथ खेलने में व्यस्त हैं, और अगर आप अपनी जिंदगी ऐसे ही खुशी से बिताना चाहते हैं और मेरा मुंह बंद रखना चाहते हैं ताकि ये शब्द दिमाग के कानों तक न पहुँचें, तो आप मेरा एक काम कीजिए, अपनी बहन की बातें सुनकर आप समझ लीजिए कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। कुछ देर सोचने के बाद राज ने अपनी बहन से पूछा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को राजी हूँ, लेकिन एक शर्त है, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तुम मेरे पिता से शिकायत नहीं कर सकोगी, और अगर मैं कभी मुसीबत में पड़ गया तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर तुम ये दो बातें मान लो तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। टीना अपने भाई की योजना को अच्छी तरह समझ गई। फिर उसने कहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? मैं तुम्हारी हर बात क्यों सुनूं? और भले ही तुम्हारी कमजोरी मेरे हाथ में है, अगर मैं तुम्हारी स्थिति को और खराब करना चाहता हूं तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने तुम्हारे सामने कोई शर्त नहीं रखी तो तुम्हारा क्या होता? एक पल के लिए सोचो। राज ने टीना के सवाल का जवाब दिया, अरे मेरी प्यारी बहन, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? जैसे तुम्हारी मुझ में कमजोरी है वैसे ही मेरी भी तुम में कमजोरी है। अगर तूने मुझे ब्लैकमेल किया तो मैं भी कम नहीं हूं। यह सुनकर टीना के पांव कांप उठे। उसने थोड़ा घबराकर राज से पूछा, तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है?
मैं तुम्हारी बकवास के जाल में नहीं फंसूंगी। अपनी बकवास अपने पास रखो और मुझे सीधे बताओ कि तुम मेरे लिए काम करोगे या नहीं। मैं नीला के बारे में तुम्हारी सारी झूठी बातें अपने पिता को बता दूंगा। राज ने अपनी बहन से कहा, ठीक है, अपने पिता से जो कहना है कह दो। फिर मैं अपने पिता को बताऊंगी कि तुमने पिछले महीने क्या किया था। यह सुनकर टीना थोड़ा डर गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और अपने भाई से कहा, तुम मुझे अपनी बकवास के जाल में फंसाकर बेवकूफ नहीं बना सकते। बकवास बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो, तुम मेरा काम करोगी या नहीं। शांत हो जाओ प्यारी बहन, मैंने कहा मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी ये 2 शर्तें माननी होंगी। टीना को एहसास हुआ कि उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसे अपने भाई की बात माननी पड़ी। टीना के हाँ कहने पर राज बहुत खुश हुआ। उसने टीना से कहा, चिंता मत करो, मैं इन 2-3 महीनों के लिए बहुत विनम्र लड़का रहूंगा। मैं घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलूंगा। जैसा तुम कहोगी वैसा ही रहूंगा। टीना ने अपने भाई से कहा कि तुम चाहो तो बाहर रह सकते हो, अगर तुम ज्यादा घर पर नहीं भी रहो तो भी ठीक रहेगा, बस मेरी बात मानो, यही होगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर राज आसमान से गिर पड़ा। क्या हुआ? इसका क्या मतलब है? फिर मेरी बहन ने मेरी बात इतनी आसानी से मान ली। हैरानी की बात यह है कि वह हमेशा मुझसे बहस करती है और जब तक वो अपनी मर्जी न कर ले तब तक मेरी कोई बात नहीं सुनती। पर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेशक दाल में कुछ काला। मुझे इस रहस्य को सुलझाना है। भाई से बातचीत खत्म करके टीना अपने कमरे में वापस आ गई और फिर पार्वती के साथ शॉपिंग करने निकल गई। पार्वती बहुत खुश है क्योंकि वो पहली बार मुंबई आई है और नई जगह को देख रही है। कई जगहों पर घूमने के बाद पार्वती और टीना अपने कमरे में वापस आ जाती हैं। फिर रात को खाने की टेबल पर टीना के पिता अपनी बड़ी बेटी से पूछते हैं कि तुम्हारा नालिक भाई कहाँ है? मैंने उसे पूरे दिन कहीं नहीं देखा। वो अपने पिता से कहती है कि भाई थोड़ी देर से आता है। तुम्हें पता है वो रात को आता है, इसलिए हम उसकी चिंता नहीं करते और अपने अतीत के बारे में सोचते हैं। अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? हमारे घर में ऐसा ही एक व्यक्ति है, इसलिए हमने उस राक्षस के आने से पहले अपना खाना खत्म नहीं किया। टीना की मां किना पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, चाहे तुम उससे कितना भी नाराज हो, ये मत भूलना कि उस घर का लड़का तुम्हारा भाई है। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो थोड़ा पागल हो गया है, पर मेरा बेटा दिल का बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो हमेशा छोटे कपड़े पहने और लड़कियों से फ्लर्ट करे। ऐसा बुरा लड़का कभी अच्छा नहीं हो सकता। और अगर मेरी गर्लफ्रेंड को इस बारे में पता चल गया तो वो मेरे बारे में कैसा महसूस करेगी। इसीलिए मैंने उसे कभी अपने भाई के बारे में ज्यादा नहीं बताया और मैं चाहता हूं कि पार्वती यहाँ रहे। इसीलिए मैंने आज उस राक्षस से ये सौदा किया है ताकि मेरे रहते वो बुरा आदमी उसके सामने न आए। उसके घर आने से पहले पार्वती के साथ खाना खत्म करके उसे अपने कमरे में ले जाऊं और उसे हर समय अपनी आंखों के सामने रखूं ताकि राक्षस की नजर उस पर न पड़े।